जय हिंद सभी को। आइए चौहान सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की एग्जाम स्पेशल क्लास है। टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पर्पस क्लास है क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आपको मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका आ गए, मंत्रिपरिषद जिसको बोलते हैं, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, फिर न्यायपालिका, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्थानीय स्वशासन है जो, इनसे भारतीय संविधान से इनसे टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में उल्लिखित किया गया है। इससे पहले जो लोग भी चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल पे बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो आइए बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, आर्टिकल नंबर 36 टू 51 तक विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके बाद क्या जरूरत पड़ गई, समझिए थोड़ा सा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। भारत के संविधान में भारत के संविधान में भाई एक तो केंद्र का शासन हो गया। इसके बाद केंद्र को जब बनाया तो उनको कई राज्यों में विभाजित किया गया। तो राज्यों का जो शासन का संचालन था, उसका शासन का जो संचालन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए निदेशक तत्व की आवश्यकता पड़ी। भारत के संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्व की स्थापना की गई। इसका प्रावधान किया गया कि अब राज्य भी लोकतांत्रिक हो, उसके शासन का जो शासन का संचालन हो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में हो, इसलिए नीति निर्देशक तत्व की का प्रावधान किया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित किया गया, ये वर्णित है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। मतलब जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो अनुदेश प्रपत्र था किसमें, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो एक अनुदेश प्रपत्र को जो उल्लेख किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन का जो प्रावधान था, उसी को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। अनुदेश प्रपत्र को उठाकर सीधा भारतीय संविधान में उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल कर दिया गया। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था, क्यों शामिल किया गया, इसका कुछ पर्पज, कुछ एम, कोई उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य यह था कि सामाजिक और आर्थिक, पहले तो लोकतांत्रिक बात हो रही, तो लोकतांत्रिक, सामाजिक और आर्थिक और प्रजातंत्र की स्थापना करना, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र की स्थापना करना था। इस स्थापना का उद्देश्य इससे क्या था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। भाई एक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, आर्थिक व्यवस्था बनाए रखना और प्रजातंत्र में लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्र की स्थापना करने से जो राज्य है वो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करे। इसके बाद संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे, उन्होंने इस बात की संतुष्टि की कि जो व्यक्ति का अधिकार है वे दो श्रेणियों में बांटा जाए, व्यक्तिक अधिकार को दो श्रेणियों में बांटा जाए। इन्होंने ये प्रावधान प्रारूप विचार रखा, वी.एन. राव ने, संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने ये विचार रखा कि व्यक्तिक अधिकार को दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटा जाए। एक श्रेणी आपकी मूल अधिकार हो गई, जिसको न्यायोचित अधिकार दिया गया, नाम दिया गया। दूसरी श्रेणी में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया, जिसे गैर न्यायोचित श्रेणी में रखा गया। सब भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने व्यक्तिगत अधिकार को दो श्रेणियों में बांटने का प्रावधान विचार रखा, जिसमें से एक न्यायोचित होगी, एक गैर न्यायोचित होगी। न्यायोचित में आपका मूल अधिकार होगा, जिसको भाग 3 में संविधान में रखा गया है। गैर न्यायोचित श्रेणी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में के रूप में सम्मिलित किया गया, जिसे भाग 4 में रखा गया। इनके इस विचार को प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया। वी.एन. राव के इस विचार को प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया और ये गैर न्यायोचित श्रेणी में इसको रखा गया। इसके बाद आइवर जेनिक्स, ये एक संविधानविद है, आइवर जेनिक्स ने नीति निर्देशक तत्व को कहा है कि ये इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर अधिकारी है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं।
इसे समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद कहा है। नीति निदेशक तत्व को आइवर जेनिक्स ने समाजवाद के बिना फैबियन समाजवाद की अवधारणा का रूप माना है। इसके बाद एक इतिहास संविधानविद है, ये आपके विद्वान हैं, संविधान के विद्वान है ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने बुक लिखी है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ नेशन में उन्होंने ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ द नेशन में बताया है कि जो नीति निदेशक तो मूल अधिकार है वो संविधान की आत्मा है। दोनों को, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व को, दोनों को संविधान की आत्मा किसने बताया? ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोन ऑफ नेशन में बताया। तो ये थे आपका थोड़ा सा पृष्ठभूमि थी। अब बात करें नीति निदेशक तत्व है जो इनको वर्गीकरण किया गया है। इनको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक समाजवादी सिद्धांत के रूप में, दूसरा उदारवादी सिद्धांत के रूप में, तीसरा गांधीवादी सिद्धांत के रूप में। गांधीवादी सिद्धांत के रूप में इसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के हितों के बारे में प्रावधान किया गया, इसलिए इसको गांधीवादी समाजवाद। दुर्बल वर्गों के हितों के, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ प्रावधान किया गया, उनके हितों के लाभ की अभिवृद्धि के लिए कुछ प्रावधान किया गया, तो इसे गांधीवादी सिद्धांत दिया। कुछ उदारवादी सिद्धांत है, कुछ समाजवादी सिद्धांत है। तो आइए, समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38 का का, 38 का खा, 39, 39 का का, 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 का खा शामिल किया गया। उदारवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, 48, अनुच्छेद 48 का का, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 को उदारवादी सिद्धांत में शामिल किया गया है। गांधीवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 का का, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 को शामिल किया गया है। तो आइए अब इन अनुच्छेद को देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 48 का का से 48 का का, 48 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राजनीतिक व्यवस्था, 48 के काम है। अनुच्छेद 48 पहले तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से प्रारंभ है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। जो भाग 3 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी परिभाषा को, राज्य की परिभाषा को भाग 4 में अनुच्छेद 36 में शामिल किया गया है। जो परिभाषा राज्य की, जो परिभाषा भाग 3 में है, उसी राज्य की परिभाषा को भाग 4 में अनुच्छेद 36 में उल्लिखित किया, वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 38 का जो कि समाजवादी सिद्धांत का भाग है, इसमें लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 38 का खा, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास, राज्य आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य के कर्तव्य हैं ये, राज्य के, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तो पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, तो ये राज्य के कर्तव्य होंगे। राज्य क्या करेगा? आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय, राज्य कुछ सिद्धांतों को, कुछ तत्वों का पालन करेगा। तो उसमें से क्या है? पहला, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों को का संकेंद्रण। तीसरा, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण। चौथा, पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग का संरक्षण। बालकों की जो अवस्था का जो उनका दुरुपयोग किया जाता है, उसका भी संरक्षण है इसमें। नेक्स्ट, बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये राज्य के कर्तव्य, राज्य के सिद्धांत है। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके बाद अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह राज्य के सिद्धांत है। अब उदारवादी सिद्धांत में आइए। उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 44 बताता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अभी आपका यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड लागू हुआ है, जो कि उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया, तो वो भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत वो नियम आता है। समान नागरिक संहिता जो कि उत्तराखंड राज्य में लागू किया गया, उसे भाग 4 में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है वो भारतीय संविधान के। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता,
यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लागू हुआ है उत्तराखंड राज्य में। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के काम में भी शामिल है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से करना। अनुच्छेद 48 का काम पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन जीवों की संरक्षा। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुच्छेद 48 के काम है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन जीवों की रक्षा का प्रावधान 48 के काम है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में राज्य के जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका से पृथककरण किया गया अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है 51 में, अनुच्छेद 51 में। अब गांधीवादी सिद्धांत आते हैं। अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रावधान करना। इसी में अनुच्छेद 43 के खामे सहकारी समिति की स्थापना गठन अनुच्छेद 43 के खामे है जो कि 97 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में किया गया है और उसको शामिल किया गया भारतीय संविधान में। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 43 के खामे किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में किसमें अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं मदिरा ड्रग्स जो औषधि प्रयोजन पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 में गाय बछड़े अनुच्छेद 48 में गाय बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं के बलि या वध पर प्रतिबंध रोक है। ये किसमें अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 या ये कह लो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से रक्षा करना, यह उदारवादी था। लेकिन गांधीवादी में अनुच्छेद 48 क्या करा गाय बछड़े पशुओं का संरक्षण है। इसमें पशुओं का संरक्षण गाय बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं की बलि या वध पर रोक। तो ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत में क्या क्या प्रावधान किया गया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन जो बहुत बड़े संविधानविद हैं उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों को संविधान की आत्मा बताया है। तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व हो गए। नोट्स बनाइए, तैयारी पे लगे रहे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।